Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about thyristor construction and its VI characteristics. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो लेट्स डिस्कस. थायरिस्टर इज़ ए 4 लेयर 3 जंक्शन PNPN सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस. सो जो थायरिस्टर होता है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका पर्पज होता है ऑन एंड ऑफ. ओके, स्विचिंग डिवाइस है मतलब आइदर ये ऑन स्टेट में रहेगा या तो ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है. इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसको कैसे फॉर्मेशन किया जाता है ना, ये एक 4 लेयर का डिवाइस है और ये जो 4 लेयर से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर को रख के 4 लेयर के फॉर्मेशन होता है. तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से फॉर्मेशन होता है, ठीक. उसके ऊपर पी टाइप मटेरियल का एक लेयर, इसके ऊपर एन टाइप मटेरियल का एक लेयर एंड सबसे ऊपर में जो लेयर दिख रहा है वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का लेयर है. तो ऐसे करके 4 लेयर्स एक के ऊपर एक रख के फॉर्मेशन किया जाता है. और जो टर्मिनल्स होते हैं वो कैसे लिया जाता है ना, जो ऊपर का पी है उसमें से एक टर्मिनल लिया जाता है जिसको हम एनोड बोलते हैं. नीचे में जो एन है इससे एक टर्मिनल बाहर लिया जाता है जो कि हम उसको कैथोड टर्मिनल बोलते हैं. और जो अंदर में एक फी लेयर है उससे एक टर्मिनल बाहर जाता है जिसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं. तो इसके कितने टर्मिनल्स हैं पूछा जाए तो बोलना कि इसके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक का नाम एनोड जो कि ऊपर का जो पी है उससे कनेक्टेड रहता है, ऐसे बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल पी लेयर है उससे कनेक्टेड रहता है. जो एक्सटर्नल एन लेयर है उससे कनेक्टेड टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं. और जो इंटरनल पी लेयर है उससे जो टर्मिनल बाहर जाता है उसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं. तो ऐसे करके इसमें कितने लेयर्स हैं पूछा जाए तो इस डिवाइस के पास 4 लेयर्स हैं और ईच लेयर कौन से मटेरियल से बना होता है, आइदर पी टाइप मटेरियल या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से फॉर्मेशन होता है, ठीक है. जंक्शन कितना है डिवाइस का? 3 जंक्शन, मतलब ये एक 3 जंक्शन डिवाइस है. कैसे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, देखो जब 2 लेयर्स एक दूसरे को टच करते हैं, जो ये जैसे ये लाइन है, ये जो लाइन है वो बेसिकली सेपरेट कर रहा है पी टाइप एंड एन टाइप लेयर्स को. तो ये जो लेयर मतलब दोनों लेयर्स को सेपरेट करने में जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो इसी लाइन को हम जंक्शन बोलते हैं. तो ये एक जंक्शन हुआ जिसको हम J1 बोल दिए. वैसे ही ये जो जंक्शन हुआ वो ऊपर का N और नीचे का P को सेपरेट कर रहा है, ये दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रहा है, तो इस वाले जंक्शन का नाम J2 रख दिए. और यहाँ पे एक जंक्शन है जिसका नाम हम J3 रखते हैं जो कि गेट एंड कैथोड इन दोनों, मतलब ये जो गेट टर्मिनल जहाँ से निकला है पी रीजन से, पी लेयर से, और जो कैथोड निकला है एन लेयर से, इन दोनों लेयर्स को जो लाइन सेपरेट कर रहा है उस वाले लाइंस को हम थर्ड जंक्शन बोल रहे हैं J3. तो मतलब यहाँ पे कितने जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ है? 3 जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ है. ऐसा क्यों 3 जंक्शन का फॉर्मेशन क्यों हुआ है? क्योंकि कोई भी 2 लेयर्स को जो लाइन सेपरेट कर रहा है उसको हम एक जंक्शन मानते हैं. तो ऐसे करके 4 लेयर्स को कितने लाइन सेपरेट कर सकते हैं? 3 लाइन ही सेपरेट कर सकते हैं. तो इस बेसिस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे 3 जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो कितने लेयर्स का डिवाइस है? 4 लेयर का डिवाइस हो गया. कितने जंक्शन है इसमें? तो 3 ठो जंक्शन है, J1 J2 J3 करके. ओके, अभी नेक्स्ट ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो इसको हम सिमेट्रिक डायग्राम बोलते हैं. ओके, और यहाँ पे जो साइड में डायग्राम देख रहे हो इसको हम सिंबल बोलते हैं. तो बेसिकली जब तुमको सिंबल ड्रॉ करना होता है तो इसको ड्रॉ करना है. जब तुमको बोला जाए कि सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करो तो इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है. तो सिमेट्रिक डायग्राम में ऐसे ड्रॉ करना होता है और सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है. तो सिंबल बहुत ही ईजी है. ऐसे एक ट्राइंगल बनाना होता है, इधर से ऐसे करके एक लाइन लेते हैं जिसको गेट बोलते हैं. ये वाले पॉइंट को एनोड बोला जाता है, ये वाले पॉइंट को कैथोड बोला जाता है. तो ये बेसिक सिंबल हो गया हमारा थायरिस्टर का. तो टर्मिनल कनेक्टेड, जो अभी मैं बोल दिया था, टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी रीजन, जो भी टर्मिनल आउटर पी से कनेक्टेड हुआ है दैट इज कॉल्ड एनोड. द टर्मिनल कनेक्टेड टू द आउटर एन रीजन, ये हो गया हमारा आउटर एन रीजन, इस वाले टर्मिनल को हम कैथोड बोल दिए.
एंड द टर्मिनल विच इज़ कनेक्टेड टू द इनर पी रीजियन इज कॉल्ड गेट। तो इनर के पी रीजियन से जो वाला टर्मिनल कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड गेट। नाउ SCRs of voltage rating 10 kilovolt and an RMS current rating of 3000 ampere with a corresponding power handling capacity of 30 megawatts are available। तो अब जो मार्केट में SCR मतलब ही है थायरिस्टर एंड SCR दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो जो SCR है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है या तो थायरिस्टर है, उसका जो रेटिंग है वो वोल्टेज रेटिंग अभी 10 किलो वोल्ट तक हम अचीव कर चुके हैं, और जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है मतलब करंट रेटिंग 3000 एम्पियर तक हम अचीव कर सके हैं। तो उस बेसिस में अगर हम पावर देखें तो 30 मेगावाट का पावर को हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसे थायरिस्टर्स कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, ठीक है। दे आर कॉल्ड लेचिंग स्विच एज वंस द SCR और थायरिस्टर इज लैच्ड इनटू द ऑन स्टेट इट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ एंड हैंस दे आर सेमी कंट्रोल्ड स्विचेस। मतलब ये जो थायरिस्टर होते हैं वो सेमी कंट्रोल्ड स्विच होते हैं, क्योंकि ये जैसे ही ऑन होते हैं उसके बाद इनको ऑफ करना हमारे हाथ में नहीं होता है, मतलब गेट सिग्नल दे के इसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो डिवाइसेस होते हैं इनको लैचिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये ऑन स्टेट में एंटर करते हैं उसके बाद तुम उनको ऑफ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इनको सेमी कंट्रोल्ड स्विच कहा जाता है, ठीक है। वे आगे बढ़ते हैं और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर्स को स्टडी करते हैं। तो ये जो हो गया हमारा PN 4 ठो लेयर, 3 ठो जंक्शन, और ये एनोड टर्मिनल, यहाँ पे कैथोड टर्मिनल को शो किया गया है, और यहाँ पे गेट टर्मिनल को दिखाया गया है जो कि ओपन है। यहाँ पे एज अ गेट हम गेट टर्मिनल को ओपन कंडीशन में रखे हैं, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमको कुछ मोड समझना होगा पहले। फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड व्हेन द एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या किया जाता है ना, ये जो एनोड है इसको एक बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, और जो कैथोड टर्मिनल है उसको बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड व्हेन द एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड का मतलब ये हुआ कि एनोड को हम प्लस से कनेक्ट कर दिए हैं और कैथोड को माइनस से कनेक्ट कर दिए हैं। विथ गेट सर्किट ओपन, और गेट सर्किट को हमने ओपन रखा है, मतलब गेट टर्मिनल जो है वो अभी ओपन है, उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, गेट करंट इज 0। तब हम बोलते हैं कि जो थायरिस्टर है अभी वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है। कौन से मोड में है? फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में रखने के लिए कोई थायरिस्टर को उसके एनोड को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के प्लस से, और कैथोड को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के माइनस से। देन ओनली वी कैन से द थायरिस्टर इज अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ओके, अच्छा, जब ये थायरिस्टर को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सेट कर देते हैं तब इसके जो जंक्शंस होते हैं कोई फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहता है तो कोई रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है। देखो थायरिस्टर एज ए होल इज़ अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, बट जो जंक्शंस होते हैं वो हो सकता है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो या तो रिवर्स बायस कंडीशन में हो। तो देखते हैं कि इस वाले कंडीशन में जब हम थायरिस्टर्स के एनोड को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं और कैथोड को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा जंक्शन है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड में है और कौन सा जंक्शन है जो कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, वो अभी स्टडी करते हैं। J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस्ड। देखो ये जो J1 एंड J3 जंक्शन है वो अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, एंड ये जो J2 जंक्शन है उसको बोला जाता है कि ये अभी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो ये जो जंक्शन है इसके ऊपर P है और इसके नीचे N है, तो अभी ये जो ऊपर वाला P रीजन है और नीचे में N रीजन है, ऊपर वाला जो P रीजन है दैट इज़ ओब्वियसली हैविंग ए हायर पॉजिटिव पोटेंशियल एज कम्पेयर टू नीचे वाला N रीजन। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर P इज़ कनेक्टेड टू प्लस, आई कैन से दैट दिस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, व्हाई फॉरवर्ड बायस्ड? बिकॉज द अपर लेयर इज having more positive voltage as compared to the lower layer. So P is having more positive and N is having less positive. That means this junction must be forward biased. ऐसे सोचो, ऑब्वियसली ये जो लेयर्स हैं इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो ये जो लेयर्स हैं इनको हम एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच लेयर इज रिप्रेजेंटेड
विद द हेल्प ऑफ ए रजिस्टर, एंड इस रजिस्टर को हम मान लेते हैं कि ये 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है और ये सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं 4 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ये 4 वोल्ट और ये 4 ओम का रजिस्टर है तो ईच रजिस्टर में कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा पूछूं तो ऑब्वियसली इट इज़ 1 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस ईच लेयर, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस में मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो वो बेसिकली कितना वोल्ट दिखाएगा, 4 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो 3 वोल्ट, यहाँ से देखेंगे तो 2 वोल्ट और यहाँ से देखेंगे तो 1 वोल्ट दिखाएगा। यस और नो, सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल इज़ यूज्ड हियर। सो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। सो अब मुझे बताओ कि ऊपर का पी ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि नीचे का एन ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली ऊपर वाला पी जो होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो ऊपर में पी है दैट इज़ मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू लोअर एन। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आई कैन से दैट दिस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड वाइज। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में रहेगा। ओके, अभी चेक करो कि जो जंक्शन J2 है वो कौन सा कंडीशन में। ऑब्वियसली दिस अपर एन इज हैविंग मोर पॉजिटिव वोल्टेज एज कम्पेयर टू लोअर पी। यहाँ से यहाँ कितना 3 वोल्ट और यहाँ से 2 वोल्ट, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये ऊपर में 3 वोल्ट है नीचे में 2 वोल्ट है तो ऊपर में ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है नीचे में कम पॉजिटिव वोल्टेज है। तो ऊपर में ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है उसका मतलब हुआ कि एन इज़ हैविंग मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस पी रीजियन। तो ऐसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एन इज़ हैविंग मोर पॉजिटिव तो एन को ज़्यादा पॉजिटिव कर दोगे तो ये रिवर्स वाइज जंक्शन हो जाएगा कि नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो जंक्शन हुआ दैट इज़ रिवर्स वाइज्ड जंक्शन। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे अप्लाई करो। ऊपर में ज़्यादा वोल्टेज एज कम्पेयर टू द लोअर लेयर, सो पी इज़ हैविंग मोर वोल्टेज एज कम्पेयर टू एन लेयर, so I can say that this junction is forward biased. Obviously, if P is having more positive voltage as compared to lower N, it indicates that it is forward biased junction. Okay. फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब P को ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू N, तब हो जाता है फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस कब होता है, जब N को ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू P, तब हो जाता है रिवर्स बायस्ड। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने डिफाइन कर लिया कि यहाँ पे जो 3 जंक्शंस हैं इनमें से कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। सो क्लियरली हमको दिख रहा है जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम एनोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के प्लस से और कैथोड को कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के माइनस से। और इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो जंक्शंस होते हैं इनमें J1 फॉरवर्ड वाइज होता है, J2 रिवर्स वाइज होता है, J3 फॉरवर्ड वाइज होता है। लेकिन ओवरऑल हम क्या बोलते हैं कि जो थायरिस्टर है वो अभी फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में है, ठीक है। तो अब ये जो जंक्शन रिवर्स वाइज्ड है इसीलिए क्या होता है ना, एनोड टू कैथोड से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो जंक्शन है ये एक बैरियर के तरह काम करता है। रिवर्स वाइज जंक्शन एक बैरियर के तरह काम करता है और करंट का जो फ्लो होगा एनोड टू कैथोड उसको रोकता है। तो इसीलिए बहुत ही कम अमाउंट का ही करंट है जो कि एनोड टू कैथोड में फ्लो हो पाएगा इस कंडीशन में, एंड वो वाले करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एनोड टू कैथोड एक बहुत ही कम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा एंड दैट करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। क्यों कम करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज देयर इज ए जंक्शन विच इज़ अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन, एंड रिवर्स वाइज कंडीशन में कोई अगर जंक्शन होता है तो वो करंट का फ्लो को अलाउ ही नहीं करता है, वो एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में होता है दैट ऑफर्स ए वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड ड्यू टू दिस द करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज considered as a leakage current, which is written here, forward leakage current. This current is also called as off state current. So
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है ना, एनोड टू कैथोड के अक्रॉस में हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो एनोड को हम ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब द एनोड इज़ मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। एंड ऐसे करने से क्या होता है, जो जंक्शंस होते हैं उनमें J1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में सेट हो जाता है, J2 जंक्शन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में, एंड J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में सेट हो रहा है। और ये सब करते टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो गेट सर्किट है दैट इज ओपन सर्किटेड। ओके, so under this scenario what is happening, a very small amount of current is flowing from anode to cathode and this current is called as forward leakage current. This current is also called as off state current. ठीक है, this current is also called as off state current. तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है ना, धीरे धीरे हम ये जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे तो हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीच होगा जिस वोल्टेज पे ये जो जंक्शन J2 रिवर्स बाइज कंडीशन में था वो ब्रेक कर जाएगा। मतलब अभी ये जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था करंट की फ्लो को, वो उससे हाई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगा और करंट फोर्सफुली फ्लो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, मतलब J2 इज नाउ नॉट able to restrict the flow of current from anode to cathode because you are increasing the voltage, and this increased voltage pressure the current to flow from anode to cathode in high velocity and it will break this junction J2 and hence a high current will flow from anode to cathode. But it is happened after a voltage, after the applied voltage is increased beyond a particular voltage and that voltage is called break over voltage. मतलब तब तक ये जंक्शन J2 ब्रेकडाउन नहीं करेगा जब तक तुम्हारा वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज वो ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा VBO से। एंड VBO कौन सा वोल्टेज है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिस वोल्टेज को अगर तुम अचीव कर लेती हो, मतलब कहाँ पे अचीव करोगे, यहाँ पे, तो तुम्हारा जो जंक्शन J2 है वो जंक्शन को वो ब्रेक करने में तुमको हेल्प कर देगा। जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा तुमको पता है एक हाई करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करने में फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है इफ़ द एनोड टू कैथोड वोल्टेज VAK। देखो ये जो एनोड टू कैथोड के अक्रॉस में वोल्टेज तुम अप्लाइड कर रहे हो, मतलब जो बैटरी कनेक्ट की हो, इफ़ दैट बैटरी इज़ अ वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड यू आर इंक्रीजिंग दैट वोल्टेज स्लोली, देन व्हाट विल हैपन, द रिवर्स बाइस जंक्शन J2 ब्रेक्स। मैंने ऐसे ही बोला था ना, जो बीच का जंक्शन है वो अभी तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा जैसे ही तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज एक सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू को अचीव करेगा। एंड वो जो सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू है वो वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो वो वाले वोल्टेज में क्या होता है, एवलेंच ब्रेकडाउन होता है तुम्हारा जंक्शन J2 का। वो जो ब्रेकडाउन होता है उस ब्रेकडाउन का एक नाम रखा गया है एवलेंच ब्रेकडाउन। जब ये जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा एनोड टू कैथोड हैवी करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करने के लिए। तो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज में हुआ उस वोल्टेज को हम बोलते हैं VBO या तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसको ब्रेक ओवर वोल्टेज या तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोला जाता है और सिम्बोलाइज किया जाता है VBO से। ठीक है, देखो जो अदर जंक्शंस थे J1 एंड J3 दे आर ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में थे। तो तीनों जंक्शन में से दो जंक्शंस तो तुम्हारे पहले से ही फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में थे, बस तुम्हारा जो जंक्शन J2 था वो रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में था और उसीलिए तुम्हारा एनोड टू कैथोड में बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा था जिस करंट को तुमने लीकेज करंट कहा था। लेकिन धीरे धीरे जब तुम अपना अप्लाइड वोल्टेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड टू कैथोड वोल्टेज को राइज कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज में आके तुम पहुंच जाओगे जिस पर्टिकुलर वोल्टेज में इतना सफिशिएंट दम होगा कि वो क्या करेगा ना, J2 जंक्शन को ब्रेक करने में तुम्हारा हेल्प कर देगा। जैसे ही तुम्हारा जंक्शन J2 ब्रेक कर जाएगा तो एनोड टू कैथोड हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। जैसे ही हाई करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन कर गया। तो ऊपर में जो हमने पढ़ा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये सिर्फ उस टाइम तक है जब तक तुम्हारा
एनोड टू कैथोड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो लीकेज करंट है, कोई तुम्हारा कंडक्शन नहीं हुआ था, मतलब J2 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। उस टाइम का जो बात है उसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोल रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम बात कर रहे हैं कि जो जंक्शन J2 रिवर्स वाइज कंडीशन में था वो अभी ब्रेक कर गया है और इसलिए एक हाई करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और हम बोलते हैं कि इस स्टेट में थायरिस्टर ऑन हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये थायरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में या तो कंडक्टिंग स्टेट में एंटर कर गया। जैसे ही डिवाइस एंटर करता है ऑन स्टेट में तो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जाता है और उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो बेसिकली 1 वोल्ट या तो 2 वोल्ट के आसपास ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिवाइस अभी ऑन है ना, हाई करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ऑन स्टेट में बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ऑन स्टेट में ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसीलिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी लो रहना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, जब वो ऑफ स्टेट में होता है डिवाइस, उसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज होता है, जैसे ही वो ऑन स्टेट में आता है उसके अक्रॉस का वोल्टेज उससे बहुत ही कम हो जाता है, लाइक 1 वोल्ट और 2 वोल्ट। अगर मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह से समझाऊँ कि जब वो ऑफ स्टेट में होता है, मतलब तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, तब हो सकता है कि एनोड टू कैथोड के अक्रॉस में वोल्टेज 30-40 वोल्ट हो। लेकिन जैसे ही थरिस्टर तुम्हारा ऑन स्टेट में आता है तब उसमें उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज चेक करोगे वो तुमको बेसिकली 1 वोल्ट या तो 2 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है। लास्ट मोड इस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अभी इस मोड में हम क्या करते हैं ना, जो बैटरी का कनेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। लाइक एनोड इज कनेक्टेड टू बैटरीज माइनस एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे करने से यहाँ पे जो लेयर्स हैं पी एन एंड जो जंक्शन है J1 J2 J3, यहाँ पे जो जंक्शन J1 है बताओ फॉरवर्ड वाइज होगा कि रिवर्स वाइज होगा, J2 को बताओ फॉरवर्ड वाइज होगा कि रिवर्स वाइज होगा, J3 का बताओ फॉरवर्ड वाइज होगा कि रिवर्स वाइज होगा। देखो इट इज़ ऑब्वियस, प्लस इज कनेक्टेड टू माई नेगेटिव एन टाइप, सो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज होगा एज कम्पेयर टू पी रीजन। जैसे कि मैंने बताया था ये प्लस यहाँ पे अपेयर करेगा, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे अपेयर करेगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ पे होगा? एन इज़ मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस पी। तो ऐसे हुआ तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज हो जाएगा कि नहीं? एन इज़ मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू पी, सो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। बट अभी ये जंक्शन के बारे में सोचो, यहाँ पे पी है एंड दिस पी इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस एन, सो इसीलिए ये जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज्ड। लास्टली दिस जंक्शन is formed by this P and N. This N is more positive as compared to this P. So उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे दो जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में है और जो बीच वाला जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में है। तो ये तो पता है कि अगर कोई भी जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में आ जाता है तो कंडक्शन नहीं पॉसिबल है, मतलब डिवाइस के अक्रॉस में हाई वोल्टेज ही रहेगा और डिवाइस एक ऑफ स्विच के हिसाब से काम करेगा तब। तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइस है वो अभी ऑफ कंडीशन में ही है। ठीक है। व्हेन द कैथोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इस टाइम में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कौन सा जंक्शन रिवर्स वाइज होता है उसको तुमको एक्सप्लेन करना है। लाइक J1 एंड J3 आर सीन टू बी रिवर्स वाइज्ड एंड J2 इज फॉरवर्ड वाइज्ड। तो इस कंडीशन में भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होगा जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं मिली एम्पियर के रेंज में। इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर ये वोल्टेज को तुम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल या तो एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज पे तुम रुक जाओगे, जिस वोल्टेज को हम VBR बोलेंगे, जिस वोल्टेज में जो रिवर्स वाइज जंक्शन होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे और करंट का हैवी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो प्रीवियसली भी हमने ऐसे ही बताया था कि जब तुम इस वोल्टेज को धीरे धीरे राइज करते हो तो क्या होता है ना, जो रिवर्स वाइज जंक्शन होते हैं वो वेनिश कर जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं और डिवाइस स्टार्ट करता है कंडक्ट करने के लिए। तो जो भी रिवर्स वाइज जंक्शन है
उनको अगर तुमको वेनिश करना है तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है उनको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो धीरे धीरे जब इंक्रीज करोगे एक टाइम आएगा कि जो तुम्हारा रिवर्स बायस जंक्शंस थे वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और तुम्हारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। मतलब सारे ही अगर फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइस मेरा ऑन स्टेट में आ जाएगा और मेरा हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जब हाई करंट फ्लो होता है वो डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है। तो जिस वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज कर देते हो, मतलब ये जो वोल्टेज था इस वोल्टेज को तुम जब धीरे धीरे बढ़ाते गए तो हम बोल रहे हैं कि एक रेंज है या तो एक लिमिट है, जिस लिमिट को हम बोल रहे हैं VBR। ये एक वोल्टेज का लिमिट है। इस लिमिट को अगर तुम क्रॉस कर रहे हो, इस लिमिट को अगर तुम पार कर रहे हो बढ़ाते हुए, तो तुम्हारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा और हैवी करंट स्टार्ट कर जाएगा फ्लो करने में फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो कि डिवाइस को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम कभी भी जो यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं नेगेटिव वोल्टेज, उसको राइज करते हुए कभी भी VBR से ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वंस दिस वोल्टेज इज अबव VBR द डिवाइस विल एक्ट एज ए ऑन स्विच एंड हाई करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड अंडर दिस कंडीशन ओब्वियसली बहुत ही हीट प्रोड्यूस होगा डिवाइस में, जो कि डिवाइस को बर्न कर सकता है। तो कभी भी हम ये जो नेगेटिव वोल्टेज है VBR वोल्टेज, उसको राइज करते हुए VBR का जो रेंज होगा VBR को हम पार नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज उसको बढ़ाते जाओ, लेकिन अगर VBR तुम्हारा 10 वोल्ट है तो ये वोल्टेज जो तुम बढ़ाओगे 0 to 10 वोल्ट ही बढ़ाना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कर दोगे तो डिवाइस में क्या होगा, तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे और तुम्हारा डिवाइस जो है ऑन हो जाएगा और इस कंडीशन में हाई करंट फ्लो होते हुए हीट इतना प्रोड्यूस होगा कि डिवाइस बर्नआउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखता है। देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में वोल्टेज को लिया है और वाई एक्सिस में करंट को लिया है। ये जो एक्स एक्सिस में वोल्टेज लिए हैं वो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है और इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज को शो किया है और इस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज को शो किया है। ओब्वियसली ये जो वोल्टेज है वो यहाँ का जो नेगेटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाइड किया था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको पता है कि हम दोनों वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो क्या पता है हमको कि धीरे धीरे जब हम इंक्रीज करते हैं तो एक लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, उस टाइम एक लीकेज करंट फ्लो होता है, लेकिन ये जो वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, किस वोल्टेज को, पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज है हम इस वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये वोल्टेज जो हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट है, जिस लिमिट को अगर हम पार करते हैं तो सारे जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और वो लिमिट का नाम हमने रखा था ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक लिमिट है कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज को तुम राइज कर रहे हो तो उसको राइज करते करते जब तुम VBO से ज़्यादा करते हो तो तुम्हारा जो जंक्शन था रिवर्स वाइज जंक्शन वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और जैसे फॉरवर्ड वाइज हुआ तुम्हारा थायरिस्टर ऑन स्टेट में एंटर करता है। जैसे थायरिस्टर ऑन स्टेट में एंटर करता है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट या तो 2 वोल्ट के आसपास रह जाता है और उस टाइम जो डिवाइस में करंट फ्लो होता है उस करंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। एंड वो जो फॉरवर्ड करंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन लेचिंग करंट। समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि जैसे डिवाइस मेरा ऑन होता है डिवाइस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज़ VT, वो कि जो कि 0.5 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में होता है और उस टाइम डिवाइस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट करंट मस्ट बी ग्रेटर देन अ करंट विच इज़ कॉल्ड लेचिंग करंट। अगर लेचिंग करंट से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो किया तो डिवाइस फिर से ब्लॉकिंग मोड में एंटर कर जाएगा। ये तो तुमको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड 0 से M तक ये जो रीजन हुआ इसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा अप्लाइड वोल्टेज VBO से ज़्यादा होता है तो थायरिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो फॉल होके 1 वोल्ट या तो 2 वोल्ट के आसपास चला आता है और जो करंट है वो सडनली इंक्रीज कर जाता है। मतलब पहले तो देखो ये करंट फ्लो कर रहा था जब तुम्हारा मतलब तुम धीरे धीरे कैथोड टू एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो उस टाइम तुमको पता है कि बीच वाला जो जंक्शन है वो तो रिवर्स वाइज में था, इसलिए लीकेज करंट ही फ्लो कर रहा था जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम था।
लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे वोल्टेज को राइज करते हुए VBO से ज़्यादा कर दिए, तो VBO एक पॉजिटिव वोल्टेज है, उससे ज़्यादा कर दिए तो तुम्हारे जो डिवाइस है वो एट वंस जंप करता है फ्रॉम M पॉइंट टू N पॉइंट। M पॉइंट से N पॉइंट में जंप कर रहा है। देखो M पॉइंट में जो वोल्टेज है दैट इज़ थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो करंट फ्लो कर रहा था दैट इज़ फॉरवर्ड करंट। लेकिन जैसे ही डिवाइस मेरा VBO वोल्टेज के ऊपर उसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये जो वोल्टेज है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये वोल्टेज जब ज़्यादा हो जाता है VBO वोल्टेज से, ठीक है, VBO वोल्टेज एक लिमिट है, जिस लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो सडनली एट वंस थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो फॉल कर जाता है फ्रॉम 20-30 वोल्टेज टू 1 और 2 वोल्ट। एंड उस टाइम जो करंट फ्लो करता है दैट करंट इज़ ग्रेटर देन लैचिंग करंट होता है, ठीक है। तो लैचिंग करंट वो वाला करंट है कि अगर उससे कम हो गया करंट, जैसे टर्न ऑन प्रोसेस हमारा काम कर रहा है उस टाइम अगर लैचिंग करंट से कम करंट है तो डिवाइस फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एंटर कर जाता है। तो हम बोलते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो मस्ट बी ग्रेटर देन लैचिंग करंट होना चाहिए ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस, एंड ये करंट N पॉइंट और K पॉइंट के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो N एंड K के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, और उस टाइम थायरिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज़ VT बोलते हैं हम, ओके। अच्छा, अभी ये होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमको थायरिस्टर को ऑफ करना है, मतलब डिवाइस को ऑफ करना है, तो जो करंट फ्लो कर रहा होता है एनोड टू कैथोड, देखो ये जो करंट फ्लो कर रहा होता है एनोड टू कैथोड, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये जो करंट है ये करंट का मैग्नीट्यूड को फॉल करना होगा बिलो होल्डिंग करंट, ठीक है, तभी जाके ये जो डिवाइस होगा ऑफ होगा। मान लेते हैं कि जो होल्डिंग करंट है वो 2 मिली एम्पियर है, तो जो एनोड टू कैथोड में करंट फ्लो कर रहा है वो जब तक 2 मिली एम्पियर से कम नहीं है तब तक डिवाइस मेरा ऑफ नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हमको डिवाइस को ऑफ करना होता है, जो करंट फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड दैट मस्ट फॉल बिलो होल्डिंग करंट होना चाहिए, तभी जाके डिवाइस ऑफ होता है। और ये जो होल्डिंग करंट है वो एसोसिएटेड होता है टर्न ऑफ प्रोसेस के साथ, ठीक। लेकिन जो लैचिंग करंट है दैट इज एसोसिएटेड विथ टर्न ऑन प्रोसेस, मतलब ऑन होने के लिए इतना करंट से ज़्यादा अटेंड करना ही है डिवाइस को, तभी जाके डिवाइस ऑन होके रहेगा। इसको बोलते हैं होल्डिंग करंट, और एक को बोलते हैं लैचिंग करंट। तो होल्डिंग करंट से कम हुआ तो डिवाइस ऑफ होगा, और लैचिंग करंट से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा तो डिवाइस फिर से कौन से मोड में एंटर कर जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस है द लैचिंग करंट इज़ ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। तो कितना ज़्यादा होता है, तो होल्डिंग करंट इज 10 मिली एम्पियर के आसपास होता है, तो उसका 2 to 3 टाइम्स होता है लैचिंग करंट। तो अभी ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में एनोड करंट को रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव एनोड करंट को, और नेगेटिव एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव एनोड करंट को। इस एक्सिस में एनोड टू कैथोड का पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है, इस एक्सिस में एनोड टू कैथोड का नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो रीजियन है वो बेसिकली रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये वाला रीजियन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि हमने नेगेटिव वोल्टेज जो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है एनोड टू कैथोड का जो नेगेटिव वोल्टेज है इसको धीरे धीरे राइज करेंगे, तो क्या होता है कि लीकेज करंट तो तब भी फ्लो करता है, क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स वाइज जंक्शन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है दो दो। तो जब रिवर्स वाइज जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो लीकेज करंट ही फ्लो करेगा, उससे ज़्यादा करंट तो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब ये एनोड टू कैथोड नेगेटिव वाला वोल्टेज VBR से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, सडनली मेरा दोनों जंक्शन जो रिवर्स वाइज कंडीशन में थे वो फॉरवर्ड वाइज में आते हैं और स्टार्ट करता है डिवाइस कंडक्ट करने के लिए। तो हम इसलिए बोलते हैं कि VBR से ज़्यादा हमारा नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब जब ये वोल्टेज को हम धीरे धीरे राइज करेंगे दिस मस्ट नॉट एक्सीड VBR वोल्टेज। अगर एक्सीड किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो रिवर्स वाइज जंक्शंस थे वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे, और तीनों जंक्शंस फॉरवर्ड वाइज हुए मतलब डिवाइस ऑन स्टेट में एंटर करेगा, हाई करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करने में, जो कि डैमेज कर सकता है डिवाइस को, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखो जब हम राइज कर रहे हैं कौन सा वोल्टेज को, नेगेटिव वोल्टेज
को धीरे धीरे राइज करें तो धीरे धीरे मेरा ये लीकेज करंट भी इंक्रीज करता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि मेरा जो नेगेटिव वोल्टेज है वो वीवीआर को एक्सीड कर जाएगा। जैसे ही वीवीआर को एक्सीड किया सडन राइज आएगा मेरा करंट में। तो ये जो सडन राइज आएगा करंट में, दिस इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, जो कि डिवाइस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे अगर तुमको कन्फ्यूजन है, इसको समझने के लिए ऐसे सोच लो कि यहाँ पे डैम्स हैं। डैम्स का काम क्या होता है? पानी को रोकना ही होता है डैम्स का काम। तो अगर यहाँ पे 3 ठो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है और वाटर इस साइड से वाटर आना है, इस साइड में पहुँचना है, मतलब एनोड से कैथोड पे पानी जाना है। तो यहाँ पे 3 ठो गेट थे। ठीक है, तो जब ये तीनों डैम या तो गेट्स बोल सकते हैं, पानी को रोकने के लिए यहाँ पे गेट्स हैं, अगर ये तीनों गेट्स ओपन है तभी जाके एनोड टू कैथोड में पानी इजीली फ्लो कर सकता है। तो ओपन है का मतलब ही है कि तीनों गेट्स फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में है। तो इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थायरिस्टर तीनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होंगे, तब बोल सकते हैं कि तीनों गेट्स मेरे ओपन होंगे, तभी जाके मेरा पानी जो है एनोड टू कैथोड में फ्लो कर सकता है। अगर तीनों गेट्स में से कोई एक गेट भी बंद होगा तो इट इज़ ऑब्वियस दैट जो पानी एनोड टू कैथोड आना है वो उतने ही अमाउंट में नहीं आ पाएंगे जितना कि तीनों गेट ओपन टाइम में आते थे। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी गेट बंद है तो बेसिकली वो रिवर्स वाइज कंडीशन में है, और कोई गेट अगर बंद है रिवर्स वाइज कंडीशन में है तो बेसिकली उस टाइम मेरा एनोड टू कैथोड में जो करंट आएगा वो लीकेज करंट ही आएगा, कभी भी मेरा फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। फॉरवर्ड करंट कब फ्लो करेगा? जब तीनों जंक्शन या तो तीनों गेट ओपन होंगे। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज को राइज कर रहे हैं, इस वोल्टेज को जब हम राइज करते हैं तो ये ज़्यादा एनर्जेटिक से करंट को, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो कैरियर्स को फोर्स करता है फ्लो करने के लिए। यहाँ पे जब हम वोल्टेज को राइज करते हैं तो कैरियर्स हाई वेलोसिटी से फ्लो करते हैं और इतने एनर्जेटिक होते हैं कैरियर्स कि वो इजीली यहाँ पे जो क्लोज था गेट उसको ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक करके इजीली फ्लो करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम वोल्टेज को राइज कर रहे हैं तो ये गेट क्यों ब्रेक हो रहा है या तो ये जंक्शन क्यों फॉरवर्ड वाइज हो रहा है जो कि रिवर्स वाइज में था, क्योंकि जैसे हम वोल्टेज को राइज करते हैं तो जो कैरियर्स होते हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों हाई वेलोसिटी में? क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक कैरियर्स मूव करते हैं हाई वेलोसिटी से। और वो जो रिवर्स वाइज जंक्शन था जो कि करंट का फ्लो को रोक रहा था या तो पानी का जो फ्लो था उसको रोक रहा था, उसको हमने यहाँ पे क्या किया ना, एक पंप लगा दिए। जैसे पंप लगाए तो हाई फोर्स से वाटर जब एनोड से मूव करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गेट को वो ब्रेक भी कर सकता है। तो यही लॉजिक है कि यहाँ पे जो वोल्टेज हम राइज कर रहे हैं वो बेसिकली एक पंप की तरह काम कर रहा है जो कि हाई वेलोसिटी से कैरियर्स को थ्रो कर रहा है। ये हाई वेलोसिटी से कैरियर आके जब जंक्शंस में स्ट्राइक करते हैं तो जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जैसे जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है करंट हाई अमाउंट में फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे करके भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। रिवर्स वाइज का मतलब ऐसे एनालॉजी करना कि गेट मेरा कौन से कंडीशन में है? क्लोज्ड कंडीशन में है। और पानी कब मेरा एनोड टू कैथोड में फ्लो हो सकता है? पानी बोल दो या तो करंट, जब तीनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएंगे। तो अगर मेरा ये तीनों में से कोई एक भी जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में है तो ऐसे सोचो कि तीनों गेट्स में से कोई एक गेट मेरा क्लोज्ड कंडीशन में है। तो अगर क्लोज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोड टू कैथोड में ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। कब करंट फ्लो कर पाएगा? अगर हम पानी को एक हाई वेलोसिटी से थ्रो करें गेट पे तो हो सकता है कि जो गेट है वो ब्रेक कर जाए। तो वही हम यहाँ पे जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं वो सेम ही काम कर रहा है कि कैरियर्स को हाई वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है जो कि जाके जंक्शंस का ब्रेकडाउन कराते हैं। और ऐसे करके जब जंक्शंस का ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और ये जो एनोड टू कैथोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का मैग्नीट्यूड कौन से करंट से ज़्यादा होना चाहिए? हम बोलते हैं कि लैचिंग करंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके जो डिवाइस है वो लेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। लेस्ट कंडीशन में आ जाएगा मतलब वो ऑन स्टेट में ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये डिवाइस को ऑफ करना है तो ये जो करंट एनोड टू कैथोड में फ्लो कर रहा है उस करंट को एक पर्टिकुलर करंट से कम करना होता है। उस वाले करंट को हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। जब तक तुम्हारा एनोड टू कैथोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो होल्डिंग करंट से भी कम नहीं हो रहा है तब तक ये डिवाइस ऑन स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो करंट है, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम शो किए हैं कि ये जो करंट है वो होल्डिंग करंट है और यहाँ पे जो करंट है वो लेचिंग करंट है। तो तुम
ऑफ करना चाहते हो, मतलब तुम लेचिंग करंट से भी कम कर दिए हो, लेकिन अभी भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो डिवाइस मेरा ऑफ नहीं होगा। ठीक है, करंट को तुमने लेचिंग करंट से कम कर दिए हो तो इसका मतलब नहीं है कि डिवाइस मेरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तुमको होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा तभी जाके मेरा डिवाइस ऑफ होगा। एक बार अगर मेरा डिवाइस लेस्ड हो जाता है, और ये लेस्ड कब होगा, जब करंट एन टू के के बीच में कोई एक वैल्यू से फ्लो करे, एनोड टू कैथोड में एन टू के के बीच में कोई एक वैल्यू से अगर करंट फ्लो कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि जो डिवाइस है वो लेस्ड हो गया है। और वंस डिवाइस इज लेस्ड, मतलब अगर वो एक बार ऑन स्टेट में आ गया तो उसको ऑफ करने के लिए जो करंट को तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट बिलो द लैचिंग करंट, दैट इज़ बिलो द होल्डिंग करंट। मतलब तुमको होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा तभी जाके डिवाइस मेरा ऑफ कंडीशन में आएगा। तो ये एन पॉइंट और ये होल्डिंग करंट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये वाला पॉइंट तो तुमको समझाया कि जब हमने नेगेटिव में वोल्टेज को इंक्रीज करते गए तो लीकेज करंट धीरे धीरे ऐसे करके राइज किया, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम वीवीआर वोल्टेज बोल रहे हैं नेगेटिव में, उससे जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज कर दिए तो मेरा तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होकर हैवी करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। करंट का जो हाइट है वो बेसिकली रिवर्स लीकेज करंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यही तो करंट का मैग्नीट्यूड है ना। ठीक है, यही तो करंट का मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा ना, ये वाला वाई एक्सिस में जो नेगेटिव में हमको करंट का हाइट ही तो बताता है कितना करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया है एक थायरिस्टर का। ठीक है, बहुत ही ईजी है। पहले क्या कर रहे हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, मतलब एनोड इज मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। उस टाइम तुम्हारा एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जब तुम्हारा वोल्टेज वीवीओ से ज़्यादा हो गया तो थायरिस्टर मेरा ऑन स्टेट में आता है। जैसे ऑन स्टेट में आता है एम पॉइंट शिफ्ट करता है यहाँ पे, और उसके बाद इन बिटवीन एन एंड के कहीं एक पॉइंट में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो एम पॉइंट इज शिफ्टेड टू एन पॉइंट एंड देन आफ्टर इन बिटवीन एन एंड के कोई एक पॉइंट को पकड़ता है तुम्हारा थायरिस्टर। डिवाइस में जो करंट एंड वोल्टेज रहता है इन बिटवीन एन एंड के पॉइंट में कहीं पे एक रहता है। तो एम पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही तुम वीबीओ वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज कर रहे हो, डिवाइस में जो करंट फ्लो करेगा वो अबव लैचिंग करंट फ्लो करेगा, और थायरिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो फॉल होके 1 to 2 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, जिसको हम VT भी बोलते हैं, थायरिस्टर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ऐसे करके एम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एन, उसके बाद जंप करके एन एंड के का कोई भी एक पॉइंट को पकड़ सकता है, जो कि डिफाइन करेगा वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। ओके, तो ये वाले में हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है रीजन, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज तो किया है लेकिन डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में अभी भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्योंकि इसी रीजन में मेरा जो डिवाइस है वो ऑन स्टेट में रहता है। ठीक है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ऑन स्टेट ऑफ द डिवाइस। ओके, इसी लाइन में एक पॉइंट है जिसको हम लेचिंग करंट बोलते हैं, और ये करंट एसोसिएटेड है ऑन स्टेट में। और यहाँ पे एक करंट है जिसको हम होल्डिंग करंट बोलते हैं, दिस करंट इज रेस्पॉन्सिबल टू टर्न ऑफ द डिवाइस। लेचिंग करंट इज रेस्पॉन्सिबल टू make the device on, whereas holding current is responsible to make the device off. So ये लेचिंग करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जैसे ही तुम वीबीओ से ज़्यादा वोल्टेज करते हो, डिवाइस का जो ये एम पॉइंट है शिफ्टेड टू एन पॉइंट, इसका मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज नॉट, नाउ दैट वोल्टेज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय दिस वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वोल्टेज। मतलब सडनली एक वोल्टेज में फॉल आएगा थायरिस्टर अक्रॉस का जो वोल्टेज है, बिकॉज थायरिस्टर अभी ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट में उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो भी कम ही रहेगा, क्योंकि ऑन स्टेट में बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जो डिवाइस है, क्योंकि उसमें कोई भी रिवर्स वाइज जंक्शन ही नहीं है, सारे तो फॉरवर्ड वाइज जंक्शन होते हैं। तो ऑन स्टेट में एज ऑल द जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, so the device will offer very low resistance and hence we can say that the voltage across the device is very small. So इसीलिए this voltage is not, now you will not get the voltage across a thyristor VBO, you will get, once the device on you will get voltage across the thyristor is VT. So ये वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, और जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो लेचिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि अगर लेचिंग करंट से कम करंट है तो डिवाइस अभी भी चांसेस है कि वो ब्लॉकिंग मोड में एंटर कर जाए। तो अगर यू वांट कि डिवाइस एंटर ना करे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही रहे,
तो उसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा कि एंश्योर कि जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ मोर देन लेचिंग करंट। अगर ये लेचिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, एन पॉइंट को हम इंडिकेट किए हैं लेचिंग करंट से, उससे ज़्यादा करंट मतलब एंड के पॉइंट के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है जिस पॉइंट में थायरिस्टर ऑपरेट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है डिवाइस में दैट इज मोर देन लैचिंग करंट एंड देयर इज नो चांसेस कि डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से एंटर कर जाए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, सो यू एंश्योर दैट कि डिवाइस जो है वो अभी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोड्स हमने तुमको एक्सप्लेन किया, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो कि ये पूरा सफ़र जो है डिवाइस का वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का है, और ये वाला जो सफ़र है दैट इज़ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड वाला सफ़र जो कि ऑन स्टेट वाला सफ़र है। ठीक है, इसी रीजन में डिवाइस मेरा ऑन स्टेट में रहता है, जिसमें कि करंट अक्रॉस द डिवाइस वीटी होगा, बहुत ही कम वोल्टेज होगा डिवाइस के अक्रॉस में 1 या 2 वोल्ट, एंड जो करंट फ्लो कर रहा होगा डिवाइस में वो एन एंड के पॉइंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट का रिलेटेड करंट फ्लो कर रहा होगा डिवाइस में। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लीकेज करंट, इसीलिए हम बोलते हैं कि डिवाइस मेरा ऑन स्टेट में है। ओके, अच्छा ये पोर्शन तो समझ में आ गया। अभी ये पोर्शन को थोड़ा एक बार फिर से समझते हैं। ये वाला पोर्शन कब काम करता है, जब हम डिवाइस को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करवाते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जो एनोड है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू प्लस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तब हम बोलते हैं कि जो जंक्शन हैं J1 J2 J3, उनमें से जो J2 जंक्शन है वो ही खाली फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में रहेगा, बाकी के दो जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में रहेंगे। और तुमको ये पता है कि अगर कोई जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन है तो वो रिप्रेजेंट करता है एक गेट को जो कि मेरा क्लोज्ड है। तो यहाँ पे दो गेट जो है वो क्लोज्ड कंडीशन में है, एक ही गेट मेरा ओपन कंडीशन में है। तो अगर गेट क्लोज्ड कंडीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट फ्लो करेगा इस टाइम फ्रॉम कैथोड टू एनोड दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड दैट करंट इज इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर एंड वी कॉल दैट करंट अ लीकेज करंट। ओके, अगर तुमको ये चाहिए कि डिवाइस हाई करंट फ्लो करे अंडर दिस रिवर्स वाइज कंडीशन, तो तुमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अप्लाइड की हो बैटरी वोल्टेज इसको तुमको धीरे धीरे राइज करना पड़ेगा। जैसे ये करंट को तुम धीरे धीरे राइज करोगे तो एक टाइम आएगा कि तुम्हारा ये जो वोल्टेज है दैट इज़ गो बियॉन्ड द VVR वोल्टेज। ये जो VVR वोल्टेज है ये रेंज हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि ये लिमिट है। इस वोल्टेज से ज़्यादा नहीं इंक्रीज करना था तुमको बैटरी का वोल्टेज। अगर तुमको ये वोल्टेज से ज़्यादा कर दिए इंक्रीज, ये वोल्टेज को मतलब ये बैटरी वोल्टेज को अगर तुम VVR वोल्टेज से भी ज़्यादा कर दिए, मान लेते हैं कि VVR वोल्टेज मेरा -10 वोल्ट है और यहाँ पे तुम धीरे धीरे करके -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट ऐसे करके वोल्टेज को इंक्रीज करते गए। एक टाइम आएगा कि तुमने यहाँ का वोल्टेज को कितना कर दिया, -10 वोल्ट। तो जैसे तुम -10 वोल्ट किए देन यू रीच द VVR वोल्टेज। VVR का ही वैल्यू था 10 वोल्ट। तो इससे अगर ज़्यादा करते हो तो तुम्हारा क्या होगा कि जो रिवर्स वाइज जंक्शंस थे तुम्हारे वो अभी फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब जो बैरियर थे जो कि करंट के फ्लो को रोक रहे थे वो अभी टूट जाएंगे, या तो ऐसे बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा जो भी जंक्शन मेरा रिवर्स वाइज कंडीशन में था। तो जब रिवर्स वाइज कंडीशन में जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है तो ये भी पता होता है कि जैसे ही रिवर्स वाइज जंक्शन मेरा ब्रेक कर जाता है सारे जंक्शन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आते हैं और एक हाई करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जब हाई करंट फ्लो करेगा डिवाइस में तो वो डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से ज़्यादा करंट करके हम रिवर्स कंडक्शन मोड में एंटर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज ए डेंजरस सिचुएशन में अराइज जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है डिवाइस के लिए, क्योंकि इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि जो डिवाइस है उसको डैमेज कर सकता है। तो हम ये याद रखेंगे कि डिवाइस को कभी भी VVR वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाइड करेंगे नेगेटिव में अगर तुम रिवर्स मोड में ऑपरेट करवा रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा जो चीज़ है इसको हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि धीरे धीरे तुम नेगेटिव वोल्टेज को राइज करवाते जा रहे हो, धीरे धीरे नेगेटिव वोल्टेज -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट ऐसे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम्हारा लीकेज करंट भी बहुत हल्के से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम VVR वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज आ गया, मान लो कि यही -10 वोल्ट था, -10 वोल्ट का पॉइंट था, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे करके नेगेटिव में वोल्टेज को राइज किए। जैसे ही -10 वोल्ट आ गया तुम्हारा क्या होगा कि जो लीकेज करंट है, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा था रिवर्स लीकेज करंट, वो सडनली राइज कर जाएगा। और ये करंट इतना क्यों राइज कर गया, क्योंकि ये जो VVR वोल्टेज है तुमने एक्सीड कर दिया। जैसे एक्सीड कर दिया अभी
कैरियर्स के पास इतना एनर्जी है कि वो इजीली जो रिवर्स वाइज जंक्शंस थे उनको ब्रेक करके फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, हाई करंट फ्लो करेगा और डिवाइस को डैमेज भी कर देगा। तो ये जो ग्राफ है वो इस कॉन्सेप्ट से आया है कि जैसे जैसे तुम नेगेटिव वोल्टेज को राइज करते जाओगे, लीकेज करंट भी उस हिसाब से राइज करता जाएगा। और ये नेगेटिव वोल्टेज जैसे ही वीवीआर को पार करेगा तो सडनली क्या होगा, लीकेज करंट में राइज आ जाएगा। और ये जो लीकेज करंट में राइज आएगा वो डिवाइस के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर ये 10 मार्क का आया था। जस्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको प्लॉट करना था, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स कुछ देना था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 4 लेयर्स का डिवाइस है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर एन टाइप, फिर पी टाइप, देन एन टाइप, ऐसे करके लेयर के ऊपर लेयर को रखा जाता है अल्टरनेट के फॉर्मेशन में। उससे तुम्हारे जंक्शंस के फॉर्मेशन होते हैं। और जो बाहर वाला लेयर्स होता है उसको, जो पी टाइप का बाहर वाला लेयर होता है उसको हम एनोड बोल देते हैं। जो बाहर वाला एन टाइप का लेयर होता है उसको हम कैथोड बोल देते हैं। जो अंदर में पी टाइप लेयर होता है उसको हम गेट बोल देते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारे 4 ठो लेयर्स हो गए, 3 टर्मिनल का डिवाइस हुआ। जंक्शंस कितने हैं, तो 3 ठो जंक्शन है। अगर तुम फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में काम कर रहे हो तो कौन से जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो रहे हैं, रिवर्स वाइज हो रहे हैं, वो याद रखना है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहे हो तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो रहा है, रिवर्स वाइज हो रहा है, वो तुमको याद रखना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। आई थिंक यू ऑल गेट माई पॉइंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।